तो स्टार्ट करें हम लोग। तो लास्ट टाइम हम लोग स्टार्ट किए थे प्रोटीन सिंथेसिस ना। तो प्रोटीन सिंथेसिस में हमने आपको बताया था कि प्रोटीन सिंथेसिस 5 स्टेप में होता है। पहला क्या हो जाएगा? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। मतलब मैंने आपसे कहा था कि जो पहला स्टेप है आपका, वो चाहे प्रोकैरियोट की बात कर ले और चाहे यूकैरियोट की बात कर ले, दोनों में क्या होता है? कॉमन होता है। रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं। मैंने आपसे कहा कि प्रोटीन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड क्या होंगी? स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। तो कोई भी अमीनो एसिड ऐसा नहीं होता है कि बस उसको उठाओ सीधे प्रोटीन सिंथेसिस करवा दो उसको, तब उसको उठाओ सीधे प्रोटीन बनवा दो। तो कोई भी अब देखो, मैंने आपको बताया, थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ, उसके बाद आज पूरा लिंक करके डिटेल में पढ़ाता हूँ, ठीक है? बैक वाला भी रिवीजन कर लेता हूँ, आराम से पढ़ेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटीन सिंथेसिस, है ना? तो मैंने आपसे कहा कि प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन हमें बनाना है। तो प्रोटीन बनाने के लिए हमने आपको बताया था रिक्वायरमेंट क्या क्या चीजें होती हैं, वो सब ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ ना पीछे वाले लेक्चर में। इसमें मैंने आपसे कहा था कि मेनली जो प्रोटीन बनाना है, उसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अमीनो एसिड। क्या चाहिए हमें? अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड दो तरीके से होते हैं, एक स्टैंडर्ड, दूसरा क्या हो जाएगा आपका? नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं ना। तो मैंने कहा कि जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है कितने होते हैं आपके? 20 होते हैं। कितने होते हैं आपके? 20 होते हैं मेनली। अब ये जो 20 आपके अमीनो एसिड होते हैं, इसमें से यही आपके प्रोकैरियोट में भी काम करेंगे और यही आपके यूकैरियोट में भी काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रोकैरियोट के लिए अलग अमीनो एसिड होगा और यूकैरियोट के लिए अलग होगा, दोनों क्या होगा आपका? कॉमन होगा। तो ये जितने भी अमीनो एसिड हैं आपके 20, जिस जिस भी अमीनो एसिड को प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करना है, सबसे पहले उसको क्या करना होगा? एक्टिवेट करना होगा। अब समझो इस बात को, भाई ये हमारा क्या है? सेल है ना? अब ये हमारा इधर क्या हो जाएगा? ये हमारा बीच में मान लो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, हमारा न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस के बाहर आप जानते हैं इधर क्या हो जाएगा? ऐसे करके ऐसे फैलती है ऐसे करके, और इसी के ऊपर क्या होता है आपका? राइबोसोम होता है। ऊपर क्या हो जाएगा आपका? ये क्या होता है आपका? राइबोसोम होता है। आपको पता ही है, इतना सब जानते ही हैं, है ना? तो अब देखो, हमारा ये mRNA यहाँ है, ये mRNA हमारा यहाँ है, ये mRNA क्या होगा आपका? बाहर आएगा, और बाहर आने के बाद कहाँ जाएगा? इस राइबोसोम के पास जाएगा। मतलब क्या हुआ? राइबोसोम कहाँ पे है? साइटोसोल। अच्छा ये बात ध्यान दीजिएगा, हमने कहा जब रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते थे, तो जब हम प्रोकैरियोट की बात कर रहे थे तो सब साइटोसोल में ही हो रहा था, क्योंकि न्यूक्लियस थी ही नहीं। लेकिन जब हम यूकैरियोट की बात करते थे तो वहां पे क्या हो रहा था? वो न्यूक्लियस में हो रहा था। लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस चाहे आपका प्रोकैरियोट हो और चाहे आपका यूकैरियोट हो, वो कहाँ भी होगा आपका? साइटोसोल में ही होगा। तो ये हमारा, मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया? राइबोसोम हो गया। ये हमारा राइबोसोम हो गया। अब इस राइबोसोम में प्रोटीन बनना है, राइबोसोम में प्रोटीन बनना है। सबको पता है कि राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जहाँ पे क्या होता है? प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन बनने के लिए हमें क्या चाहिए? अमीनो एसिड चाहिए। और हमें क्या चाहिए? ये हमारे ने, भाई अमीनो एसिड हमारा कहाँ पे? यहाँ पे है ना, ये हमारा साइटोसोल हो जाएगा। तो अमीनो एसिड यहाँ पे है, जितने हमारे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है यहाँ पे है, साइटोसोल में है। अब इन अमीनो एसिड को कहाँ पे जाना है? राइबोसोम के पास जाना है। तो दो बात है, एक तो ऐसा नहीं है कि कोई भी अमीनो एसिड जब मर्जी उसको उठाओ और उठा के सीधे उसकी प्रोटीन सिंथेसिस करवा दो। पहली बात, ऐसा नहीं होगा। उसको क्या करना पड़ेगा? एक्टिवेट करना पड़ेगा। दूसरी बात, इसको यहां तक ले जाने के लिए क्या ये अपने आप चला जाएगा? तो ले जाने के लिए हमें क्या चाहिए? टीआरएनए चाहिए। तो ये जो प्रक्रिया है, ये सारे अमीनो एसिड में काम करेगा, और चाहे प्रोकैरियोट हो और चाहे क्या हो जाए आपका? यूकैरियोट। तो मैंने कहा था कि ये जितने भी आपके स्टैंडर्ड अमीनो एसिड हैं, इनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक्टिवेट करना पड़ेगा ना। तो हमारा पहला वाला क्या हो गया था? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड फर्स्ट स्टेप था। बहुत सिंपल, मैं आपको बहुत डिटेल में बताया हुआ था, क्योंकि थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा रहा हूँ तो ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ठीक है? मैंने आपसे कहा एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड की बात आ रही है, हमने कहा कोई भी अमीनो एसिड, अच्छा दो स्टेप में होता है ये। सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे? अमीनो एसिड ले लेंगे, देखो बिल्कुल रटना नहीं है। फिर एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मैंने आपसे ये भी बताया हुआ था कि यहाँ पे हम दो तरीके से एनर्जी लेते हैं, एक एटीपी और दूसरा क्या हो जाएगा? जीटीपी।
तो कहीं कुछ स्टेप में आपका एटीपी लगेगा और कुछ स्टेप में आपका जीटीपी लगेगा, और बाद में हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि किस किस स्टेप में कितना एटीपी लगा हुआ था और किस किस स्टेप में कितना आपका जीटीपी लगा हुआ था ना, वो भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम जो पहला स्टेप होता है, जिस अमीनो एसिड को हमें एक्टिवेट करना है, चाहे प्रोकैरियोट की बात हो और चाहे यूकैरियोट की बात हो, सबसे पहले उसे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले उसको हमें एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या दे देंगे, यहाँ पे एटीपी दे देंगे। इसके पास 3 फास्फेट है, अब इसके पास 3 फास्फेट है, तो इसको हम अपने सुविधा के अकॉर्डिंग इसको क्या कर सकते हैं, 2 पार्ट में कर सकते हैं। एक क्या हो जाएगा हमारा एएमपी हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा एडीपी हो जाएगा। सही बात है नहीं? तो ये एएमपी क्या करेगा, इधर एक्टिवेट करने में काम कर लेगा। तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, अब देखो जब अमीनो एसिड अकेले था इसको हम अमीनो एसिड बोलते थे, और जब ये एक्टिवेट हो गया इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अमीनो एसिड बोलेंगे, अमीनो एसिड एएमपी बोलेंगे। सही बात है, क्या बोल देंगे, अमीनो एसिड एएमपी बोल देंगे। और ये एडीपी जो है ये क्या होगा, पीपीआई के फॉर्म में बाहर निकलेगा ना, ये क्या हो जाएगा आपका पीपीआई के फॉर्म में इधर आ गया, बाहर निकल गया। तो हमारा अमीनो एसिड क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। तो कोई भी अमीनो एसिड जिसको एक्टिवेट करना है सबसे पहले हम क्या दे देंगे, उसको एटीपी दे देंगे। अब ये अमीनो एसिड क्या हो गया, रेडी हो गया है। मैंने आपसे कल बोला था ना लास्ट टाइम में कि भाई जैसे मान लो किसी को कहीं किसी फंक्शन में जाना है ना, तो किसी फंक्शन में जाना है तो थोड़े ना सो उठे सीधे निकल लिए है ना, सबसे पहले क्या करेंगे, उठेंगे, तैयार होंगे ना, तैयार होंगे, रेडी होंगे। अब रेडी भी हो गए आप अच्छे से, अब क्या हुआ, पता चला कि जाना तो घर पे तो फंक्शन नहीं, दूर है, किसी मीडियम से जाएंगे। अब जिसको ले जाना है वो वही नहीं है, तब इसको नहीं ले जाना है, तब फिर सब बेकार गया। तो कोई ले जाने वाला भी चाहिए तभी तो जाएगा वो, तो ले जाने के लिए कौन ले जाएगा, टीआरएनए। तो मैंने एक बात आपसे कहा था कि हमारे पास 20 अमीनो एसिड है, और इन 20 अमीनो एसिड के लिए सबके लिए अलग अलग टीआरएनए होगा। कितना होगा, अलग अलग टीआरएनए। और जो टीआरएनए होता है मैंने आपसे कहा था 30-32 होता है, कितना होता है, 30-32 से ज्यादा होता है ना। मतलब 20 अमीनो एसिड को ले जाने के लिए मोर देन 30 अमीनो एसिड होगा, सॉरी 30 टीआरएनए होगा। इसका मतलब क्या हुआ, सबके हिस्से में एक एक टीआरएनए आएगा। सही बात है, मतलब 20 अमीनो एसिड को ले जाने के लिए 20 अमीनो एसिड अलग अलग तरीके से जाएंगी, अलग अलग टाइम पे जाएंगी, और उनके लिए अलग अलग टीआरएनए होगा। सही बात है, उनके लिए क्या हो जाएगा आपका, अलग अलग टीआरएनए होगा। जब अलग अलग, तो अब देखो अगर हमारे पास 20 है और कितना है 32, सबके हिस्से में एक एक आ गया, अब भी 10-12 बज गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा टीआरएनए ले जा सकते हैं। और ये मैंने आपको बताया था कब, उबल हाइपोथेसिस पढ़ाया था ना। तो क्या हो जाएगा, एक अमीनो एसिड को एक तो उसका फिक्स ही है, एक से ज्यादा भी टीआरएनए आपके उनको कैरी करा सकते हैं, लेकिन वो सब सारे केस में ऐसा नहीं है, वो कुछ केसेस में ऐसा होता है। तो अपने को ये समझना है कि यहाँ पे अब हमें इस जो हमारा एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है, या इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, अमीनो एसिड एएमपी बोल सकते हैं, जो एक्टिवेट हुआ है। अब हमें दूसरे स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में हमें इस अमीनो एसिड एएमपी को हमें क्या करेंगे, कर देंगे टीआरएनए पे प्लस, क्या हो जाएगा हमारा, है ना। तो सारे अमीनो एसिड के लिए सबका स्पेसिफिक टीआरएनए होगा। ऐसा नहीं है कोई भी टीआरएनए किसी भी कोई भी अमीनो एसिड किसी भी टीआरएनए बाइंड हो जाए, ऐसा नहीं होता है ना। तो क्या होगा, ये हमारा बन जाएगा आपका टीआरएनए, यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया हमारा टीआरएनए, और इस टीआरएनए पे क्या बाइंड हो गया, यहाँ पे आपका बाइंड हो गया, ये हमारा आपका अमीनो एसिड। कैसे बाइंड हुआ बहुत डिटेल बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये टीआरएनए है और इसमें क्या हो गया आपका अमीनो एसिड बाइंड हो गया। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अब इसको हम लोग बोलेंगे अमीनो एसिड, ये तो रहेगा ही अमीनो एसिड टीआरएनए बोल देंगे, क्या बोल देंगे, अमीनो एसिड टीआरएनए। मतलब यहाँ पे देखो क्या हो गया है, अमीनो एसिड के साथ फास्फेट भी लग गया है, और क्या हो गया आपका टीआरएनए भी मिल गया है। तो ये क्या हो गया है कि ये अमीनो एसिड अब टीआरएनए पर ट्रांसफर हो गया है, और अब ये क्या होगा, राइबोसोम में आराम से जाएगा। ठीक है, इसकी बहुत लंबी चौड़ी डिटेल मैंने आपको बात बताया हुआ है, इसलिए बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो ये क्या बन गया हमारा अमीनो एसिड टीआरएनए बन गया है। अब ये जो हमारा अमीनो एसिड टीआरएनए बन गया है, अब ये दो स्टेप हुए हैं,
इन दोनों स्टेप को कराने के लिए क्या ये अपने आप काम करेगा? ये अपने आप काम करेगा नहीं। इसके लिए एक एंजाइम लगेगी, उसका नाम क्या हो जाएगा? अमीनो एसिल टीआरएनए सिंथेटेज। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पे भी एटीपी लगा हुआ है, कहीं पे एटीपी लगा हुआ है एक्टिवेट करने के लिए, तो वहां पे जो एंजाइम होगा उसके आगे सिंथेज लगेगा। क्या लगेगा? सिंथेटेज। ठीक है, देखो दो कंफ्यूज होता है, सिंथेज और सिंथेटेज। तो सिंथेटेज, तेज मतलब एटीपी जहां लगा होगा वहां पे क्या हो जाएगा? सिंथेटेज। तो जैसे स्पेसिफिक टाइप के अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक टाइप का टीआरएनए काम कर रहा था, वैसे इस स्पेसिफिक टाइप के आपका अमीनो एसिड टीआरएनए के लिए स्पेसिफिक टाइप का अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेज भी होगा। मैंने आपसे कहा कि सपोज दैट अगर हमें ग्लाइसिन को लेके जाना है, इसका नाम क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेज। मिथियोनिन को लेके जाना है तो नाम क्या हो जाएगा? मिथियोनिन अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। मतलब एंजाइम वही होगी लेकिन सबका क्या हो जाएगा? नाम अलग अलग हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज किसी को भी क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा, और एक्टिवेट करने के बाद क्या करेगा? ट्रांसफर करवा देगा। अब एग्जाम्पल तौर देखिए आप लोग, मैंने आपसे कहा ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारे ने, ये हमारा, ये हमारे ने, ये हमारा क्या हो गया? 5 प्राइम। बोले से समझिएगा, ये क्या हो गया हमारा? 3 प्राइम। अब ये एमआरएनए है तो स्वाभाविक सी बात है न्यूक्लियोटाइड का बना है। हम क्या करेंगे? इसको जेनेटिक कोडान बनाएंगे। जेनेटिक कोडान की लंबी चौड़ी कहानी है, आप जानते हैं, आपको बताए हैं। तो सपोज दैट मान लीजिए ये हमारा जेनेटिक कोडान है, यहाँ पे क्या हो गया? ए ए ए ए ए ए ए ऐसे करके मान लो चौड़ी बनी हुई है। तो हम क्या करेंगे? इसमें 3-3 का पेयर कर लेंगे, कर लेंगे ना? पेयर कर लेंगे। और सपोज, और यहाँ पे हमने एक पेयर स्पेशली इसको अलग से कर दिया, ये वाला। ये हमारा क्या हो जाएगा? इनिशिएशन कोडान। मैंने कहा था जो कोडान होता है वो कितना होता है टोटल? वो होता है आपका 64। क्यों होता है मैं आपको बताया हूँ ऑलरेडी। 64 को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेंगे। एक क्या हो जाएगा? 61, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 3। 3 को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉप कोडान। स्टॉप कोडान मतलब क्या हो जाएगा? ये जितने होते हैं ये सब किसको कोड करेंगे? ये सारे अमीनो एसिड को कोड करेंगे। सही बात है ना? मतलब 64 में से 61 क्या करेंगे? अमीनो एसिड को कोड करेंगे, और 3 जो होते हैं वो अमीनो एसिड को कोड नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी ये 3 आपके जेनेटिक कोडान आ जाएंगे तब प्रोटीन की सिंथेसिस क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। सब में क्या हो रहा था? प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, इसमें जैसे ही आएंगे इनका क्या हो जाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। अब इनके नाम क्या क्या है ऑलरेडी मैंने इनके बारे में बताया हुआ है। सही बात है ना? तो क्या हुआ, इसी 61 में से आपका क्या होता है? एक होता है AUG, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशिएशन कोडान। क्या बोलेंगे? ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, मेजॉरिटी के केस में इनिशिएशन कोडान तौर पे कौन काम करता है? AUG, लेकिन ऑलवेज नहीं। कुछ केसेस ऐसी होती हैं जहां पे इनिशिएशन कोडान तरीके से दूसरे आपके भी काम करते हैं, बट मेजॉरिटी के केस में कौन काम करता है? आपका यही करता है। सही बात है। तो क्या हुआ? इनिशिएशन कोडान का मतलब क्या हुआ? इनिशिएशन कोडान का मतलब ये हुआ ना, इनिशिएशन कोडान का मतलब ये हुआ कि ये वो साइट है जहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट होगी। ये तो सब जानते हैं। हम इसको दूसरे लैंग्वेज में कहेंगे, ये वो साइट है, अभी हम प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं, ये वो साइट है जहां पे राइबोसोम सबसे पहले आकर बाइंड करेगा। भाई जब तक राइबोसोम नहीं आकर बाइंड करेगा तब तक प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। तो इनिशिएशन कोडान वो साइट है जहां पे सबसे पहले क्या होगा? राइबोसोम आकर बाइंड करेगा, और जब राइबोसोम बाइंड करेगा तो जो आपने अमीनो एसिड टीआरएनए बनाया हुआ है तब जाके वो भी यहाँ पे आकर बाइंड करेगा। अब आप देखिए यहाँ पे प्रोटीन, अब प्रोटीन की देखो, इनिशिएशन कोडान जहां पे मिलेगा AUG, उसके राइट साइड वाले जो जितने आपके जेनेटिक कोडान होंगे वो सब क्या करेंगे? प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेंगे, और इसके इधर वाले जो होंगे वो प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मतलब एक बाउंड्री होती है।
जहां से उसके राइट साइड वाले क्या करेंगे, प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेंगे, और पीछे वाले क्या होंगे आपके, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सही बात है, कोई दिक्कत? अब देखो, समझिएगा आप बात। मैंने आपसे कहा कि ये वो साइट है AUG जहां से सबसे पहले राइबोसोम आकर बाइंड करेगा, और फिर जो हमने अमीनो एसिड को एक्टिवेट किया हुआ है वो आकर यहाँ पर बाइंड करेगी, और फिर यहाँ से क्या होगा, प्रक्रिया स्टार्ट होगी, प्रोटीन सिंथेसिस आपकी कंटिन्यू। यहाँ पे हमें दो चीज चाहिए। एक हमें क्या चाहिए, एक तो हमने यहाँ पे बना लिया है, क्या बनाया है, एक तो हमने यहाँ पे ये बना लिया है, बहुत ध्यान समझिएगा, और ये हर जगह आपको काम देगा, ठीक है? ये तो आपको मैं समझा रहा हूँ, आगे जब हम लोग लिखेंगे तो यही सब रहेगा। ये क्या हो गया हमारा, ठीक, कोई दिक्कत? और इधर क्या हो गया, ये हमारा राइबोसोम की स्मॉल सबयूनिट हो गई, ठीक। और ये क्या हो गया, राइबोसोम की लार्ज सबयूनिट हो गई। इसको हम लोग क्या बोल दिए, 30s, इसको हम लोग क्या बोल दिए, 50s। सही बात है। तो सबसे पहले कौन जाएगा, सबसे पहले स्मॉल सबयूनिट जाएगी, क्या दीजिएगा, सबसे पहले कौन जाएगा, स्मॉल सबयूनिट। अब ये जो राइबोसोम होता है ना, इसमें क्या होता है, 3 साइट होती है, क्या होती है, साइट होती है। ये जो 3 साइट होती है इनका नाम क्या होगा, पी, क्या नाम होगा, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, बीच वाली साइड क्या होगी, पी, किनारे वाली क्या होगी, ई, और उस किनारे वाली क्या होगी आपकी, ए। सही बात है। तो सबसे पहले हमारा कौन जाता है, AUG जो है, जो कोड करता है, ये AUG जो है जो कोड करता है, ये किसको कोड करता है, मिथियोनिन को। सही बात है ना। तो ये अमीनो एसिड नाम क्या हो जाएगा, मिथियोनिन, का नाम क्या हो जाएगा, मिथियोनिन। तो AUG का एंटीकोडॉन क्या होगा, ए का यू, यू का ए, जी का सी। सही बात है, बताया हूं ऑलरेडी, पहले भी बताया हूं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, tRNA कौन सा होगा, जिसका एंटीकोडॉन UAC होगा, और इस पे क्या होगा, मिथियोनिन, और इसी मिथियोनिन को कहां पर जाना है आपका, यहां पर जाना है, कहां पे, इनिशियल कोडॉन के पास, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो P वो साइट है, P वो साइट, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों की बात हो रही है। P वो साइट है जहां पे सबसे पहले पहला वाला जो आपका अमीनो एसिड tRNA है वो आकर बाइंड करेगा, मतलब मिथियोनिन आकर बाइंड करेगा, चाहे प्रोकैरियोट की बात कर लें और चाहे हम लोग यूकैरियोट की। तो राइबोसोम की पी साइट वो साइट है जहां पे सबसे पहला वाला आपका जो है अमीनो एसिड tRNA मिथियोनिन आकर बाइंड करेगा। सही बात है। एक आकर बाइंड करेगा तो क्या एक अमीनो एसिड से प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी, क्या नहीं होगी ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब दूसरा क्या हो जाएगा, आपकी ए साइट वो साइट है, दोनों केस में ए साइट वो साइट है जहां पे ऑलवेज, मैं कह रहा हूं जहां पे ऑलवेज इतने अब कमी अमीनो एसिड हो गए tRNA के साथ आएंगे, वो कहां पर बाइंड करेंगे, ए साइट पे। ये बात को अपने माइंड में फीड कर लीजिएगा, और हम जब बाद में ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो हमें देखेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये कह रहे हैं कि जितने भी नए अमीनो एसिड tRNA के साथ आएंगे वो ऑलवेज, ऑलवेज का मोस्ट नहीं बात कर रहा हूँ, ऑलवेज बात कर रहा हूँ, वो कहां पर बाइंड हो गए, ए साइड पे। तो पी साइड पे क्या होगा, पहला वाला, और रिमेनिंग कहां पर बाइंड हो गए आपके, ए साइड पे। अब मान लो एक पी साइड पे बाइंड हो गया और दूसरा आपका ए साइड पे बाइंड हो गया, तो बाइंड हो गए, तो क्या आप भाई हमारा पी वाला भी रिजर्व हो गया और हमारा ए वाला भी रिजर्व हो गया, तो क्या सिर्फ 2 अमीनो एसिड से प्रोटीन बनेगी, क्या नहीं बनेगी ना। तो क्या होगा, अभी ये tRNA जो है अमीनो एसिड को लेके आया हुआ है, ये अमीनो एसिड जो है क्या करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा। भाई एक अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड से जोड़ेंगे तो किससे जुड़ेगा, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेगा। तो क्या होगा, जब ये अमीनो एसिड ट्रांसफर हो जाएगा, जब ये अमीनो एसिड ट्रांसफर होगा तो ये tRNA फ्री हो जाएगा ना, फ्री हो जाएगा। जब ये tRNA फ्री हो जाएगा तो ये तो आपका क्या करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर लेगा, और ये tRNA फ्री हो जाएगा। जब ये tRNA फ्री हो जाएगा, ये tRNA क्या हो जाएगा, फिर से बाहर चला जाएगा। ऐसा थोड़ा नहीं कि एक बार आया हुआ दूसरी बार नहीं लेके आएगा। भाई एक बार लेके आया हुआ एसिड को, मतलब मिथियोनिन लेके आया है, तो क्या मिथियोनिन दोबारा नहीं आएगी, तो उसको फिर लेके कौन आएगा, हित लेके आएगा।
अब उसको अगर आप वहीं पर रोक के रख लोगे तो फिर काम होगा क्या? नहीं होगा ना। इसको पे क्या करना होगा, फिर साइट टू सॉल्व भेज देना होगा। क्या करना होगा, इसको हमें फिर से साइट टू सॉल्व भेज देना होगा। तो एग्जिट कराना होगा राइबोसोम से, इसको फ्री या ऐसे हम बोलते हैं अनचार्ज टीआरएनए। ध्यान देखिए, ये हमारा एमिनो, इसको देखो, इसको हम लोग बोलेंगे अमीनो एसिल टीआरएनए बोलेंगे ही, ठीक है। इसको एक नाम से हम लोग और बोलेंगे, इसको एक नाम से हम लोग और बोलते हैं चार्ज टीआरएनए। क्या बोलेंगे? चार्ज टीआरएनए, है ना। क्या बोलेंगे? चार्ज टीआरएनए, ठीक है, दो नाम हो जाएगा। तो चार्ज टीआरएनए मतलब ऐसा टीआरएनए जिसमें अमीनो एसिड बाइंड हो गया, उसे हम लोग क्या बोल देंगे? चार्ज टीआरएनए। तो देखो, जब यहाँ पे ये अमीनो एसिड या किसी भी टीआरएनए में जो अमीनो एसिड बाइंड हुआ है, जब वो प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर लेगा तो क्या होगा, ये जो टीआरएनए है ये फ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये टीआरएनए फ्री हो जाएगा। तो जब ये टीआरएनए फ्री होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनचार्ज टीआरएनए। क्या बोलेंगे? अनचार्ज टीआरएनए। सही बात है, ये आपका अनचार्ज हो जाएगा। तो ये अनचार्ज टीआरएनए जो होगा वो कहां से बाहर जाएगा? वो बाहर जाएगा आपका ई साइड। तीनों साइड क्लियर? ई, पी और ए। पी पे क्या होगा? सबसे पहला वाला आकर बाइंड करेगा। ए पे क्या होगा? जितने अपकमिंग होंगे सब वहां पे आकर बाइंड करेंगे। और ई पे क्या होगा? जो फ्री वाला मतलब जो अनचार्ज टीआरएनए होगा वो क्या होगा? ई साइड से राइबोसोम से रिमूव होकर फिर से कहां पे चला जाएगा? आपका साइटोसोल पे चला जाएगा। सही बात है, कोई दिक्कत है ना। अब इसको आना है कहां पे? अब ये सब काम तो करेगा इतना, लेकिन ये कहां पे काम करेगा? जब ये यहां पर आएगा तब। कहां पे? आपका इनिशिएशन कोडॉन पे। सही बात है। अब क्या हुआ, इसको भी यहीं पे जाना है, मतलब आप समझे इस बात को, इसको भी यहां पे जाना है और इसको भी यहां पे आना है। कोई दिक्कत? इसको भी यहां पे जाना है और इसको भी यहां पे आना है। दोनों लोग जब तक यहां पे नहीं आएंगे तब तक प्रोटीन की सिंथेसिस आपका नहीं हो पाएगी। अब आप ध्यान रखिएगा, इन दोनों को लाने के लिए, इन दोनों को लाने के लिए, मतलब इसको यहां पर लाने के लिए और इसको यहां पर लाने के लिए हमें क्या चाहिए? फैक्टर। भाई इसको यहां तक लाना है और इसको यहां तक ले आना है, ये अपने आप तो नहीं आएगा। दोनों को लाने के लिए क्या चाहिए हमें? फैक्टर। उसे हम लोग क्या बोल देंगे? केशन फैक्टर। केशन फैक्टर। अब देखो, ये हम प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं, तो प्रोकैरियोट में क्या हो जाएगा? इसको हम डिनोट करेंगे आईएफ से। डिनोट करेंगे आईएफ से, और ये तीन तरीके से हो जाएंगे। IF1, IF2, IF3। ये तीन फैक्टर है, इनका काम क्या होगा? इसको इधर लाना और इसको इधर लाना। समझे बात को? मतलब अभी तीनों अलग अलग है भाई, ये RNA आपका अलग है, राइबोसोम आपका अलग है, और आपका क्या हो जाएगा? ये वाला भी अलग है। तो इसे 30S कोई नहीं लेके आएगा, 50S भी आएगा, लेके आएगा, ठीक है। अब हम लोग बाद में देखेंगे कौन किसको क्या लेके आएगा। कैरी कराने में कौन काम करवा रहा है? कैरी करवाने में आपका केशन फैक्टर जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सही बात है। कौन किसको लेके आएगा वो भी छोड़ो उसको, अभी बस इतना समझो कि हमारे पास एक समस्या थी कि भाई राइबोसोम को हम कैसे कहां पर लेके आए? कोडॉन पे, और इसको भी हम कहां पे लेके जाएं? कोडॉन पे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन काम कर रहा है? आपका इनिशिएशन फैक्टर। ये बात है। अब ध्यान दीजिएगा अगली बात, तो काम हो गया, लेकिन क्या होगा? देखो, कहते हैं ना कि कहीं हमें लॉन्ग रूट पे जाना है, लंबे समय से दूर जाना है, जहाँ पे हम कभी गए नहीं है। जनरली क्या होता है, हम किसी एक इंसान जाते हैं, ये बात है। एक इंसान के भरोसे जाए वो धोखा दे दो तो अगर एक इंसान के भरोसे जाए तो धोखा दे दे तो बैकअप के लिए तो होना चाहिए ना कोई कोई, ये बात है ना। तो क्या होगा, इसको यहाँ पर जाना है, इसको कैरी कराने में कौन रोल प्ले करेगा? आपका IF1। तो अच्छा, ये भी जानता है, आपको पता है बहुत बार बार, इसके वैल्यू ज्यादा होती है उसके भाव बहुत बड़े होते हैं, ये बात ना। वैल्यू ज्यादा होगी उसके भाव क्या होते हैं? बहुत बड़े होते हैं। अब क्योंकि हम लोग वैल्यू ज्यादा नहीं है तो इसलिए हम लोग भाव नहीं है ना? तो क्या हुआ, अब इसको पता है कि हम नहीं जाएंगे तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं स्टार्ट होगी।
इसको पता है कि हम नहीं जाएंगे तो प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट नहीं होगी। सही है ना? अब क्या हुआ, तो कह रहे कि तो ठीक है जाओ ना यार, तुम्हें दे तो रहे इनिशिएशन फैक्टर। कह रहा नहीं वो तो ठीक है, वो तो हम लेंगे ही, लेकिन हमें कुछ और चाहिए। और क्या चाहिए भाई? कहते हैं जब जरूरत पड़ती है तो इंसान हर एक डिमांड पूरी करता है। जो तुम मांगोगे सब देंगे, तुम बस तुम करो ये काम। जो तुम मांगोगे तुम्हें सब मिलेगा, करो बस। अब क्या हुआ, ये जो है मिथियोनिन जो है, अब इसको इसको यहाँ पर जाने के पहले क्या होगा, इस पे में फॉर्मल ग्रुप को ऐड करना होगा। क्या करना होगा? फॉर्मल ग्रुप। तो मैंने आपको एक बात बताया था, ये मिथियोनिन है, तो मिथियोनिन में क्या होगा भाई, एक अमीनो साइड होगा और एक कार्बोक्सिलिक साइड होगा। सही बात है ना? तो जब हम लोग अभी अमीनो एसिड को एक्टिवेट कर रहे थे टीआरएनए के साथ, ये थे ना, अमीनो एसिड को एक्टिवेट किया था किसके साथ? टीआरएनए के साथ। डायग्राम में दिखाए थे लास्ट टाइम में। तो उसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था वो पार्टिसिपेट किया था किसके साथ? एटीपी के साथ। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो फ्री हो, मतलब जो है आपका बाउंड हो गया है। फ्री कौन है आपका? अमीनो ग्रुप। कौन है आपका? अमीनो ग्रुप। तो क्या होगा, अमीनो ग्रुप पे क्या लग जाएगा आपका? फॉर्मल ग्रुप लगेगा। अमीनो ग्रुप पे क्या लगेगा आपका? फॉर्मल ग्रुप लगेगा। डायग्राम में दिखाए थे, अभी फिर दिखाएंगे। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये जो हमारा मिथियोनिन है, इस मिथियोनिन के क्या होगा, यहाँ पे सपोज दैट ये हमारी क्या हो जाए आपका एन ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका? फॉर्मल ग्रुप लगेगा। कैसे लगेगा अभी हम लोग देखेंगे, बस अभी समझो लगेगा। तो क्या लग जाएगा आपका? फॉर्मल ग्रुप लगेगा। तो ये जब फॉर्मल ग्रुप लग गया, अब इसका नाम क्या हो गया? अब इसका नाम हो गया एन फॉर्मिल, एन फॉर्मिल मिथियोनिन टीआरएनए। क्या नाम हो गया पूरे का? एन फॉर्मिल मिथियोनिन टीआरएनए। सही बात है। और एक बात हमें और ध्यान देना है, फॉर्मल ग्रुप सिर्फ प्रोकैरियोट में लगेगा, पहली बात। यूकैरियोट में नहीं लगेगा। दूसरी बात, फॉर्मल ग्रुप मिथियोनिन जब पहली बार जाएगा इनिशिएशन कोडॉन पर बाइंड करेगा तभी लगेगा। इसके बाद अगर दोबारा फिर मिथियोनिन आएगा तो फॉर्मल ग्रुप नहीं लगेगा, या कोई भी अमीनो एसिड आएगा उस पर फॉर्मल ग्रुप नहीं लगेगा। फॉर्मल ग्रुप क्या लगेगा? सिर्फ एक बार लगेगा, फर्स्ट टाइम लगेगा, और उसके बाद फिर क्या होगा आपका? फॉर्मल ग्रुप दोबारा नहीं लगेगा। अगर यही मिथियोनिन को भाई, अगर यहाँ पे एयूजी है तो क्या दोबारा एयूजी नहीं आ सकता है? आएगा ना। दोबारा एयूजी आएगा तो मिथियोनिन ही जाएगा, तो मिथियोनिन जाएगा तो फिर वहां पे फॉर्मल ग्रुप नहीं लगेगा। सही बात है। तो क्या हुआ, ये अमीनो एसिड टीआरएनए नहीं था, अब इसमें क्या लग गया? फॉर्मल ग्रुप लग गया। जब फॉर्मल ग्रुप लगा तो कहाँ पे लगेगा? ये टर्मिनल पे लगेगा, और जब ये टर्मिनल पे लगेगा नाम क्या हो जाएगा? ये फॉर्मल मिथियोनिन। अब ये इसका मतलब क्या हो जाएगा? फॉर्मल ग्रुप लगने की वजह से फायदा क्या हो रहा है? फायदा ये हो रहा है कि अब इसको यहाँ पे एयूजी पे जाने में आसानी हो जा रही है। टैग लग गया है, फॉर्मुलेशन कर लेंगे हम लोग, फिर बात करेंगे। दूसरा सबसे मेन बात ये है, ये वाला इसको यहाँ पर आना है, ये बोलता चलो ठीक है कंप्रोमाइज हम कर ले रहे हैं तो हम फाइटर दे दो हमारा काम हो जाएगा। ये क्या हुआ हमारा, जो आपका राइबोसोम की स्मॉल सबयूनिट है, ऐसा नहीं कहीं से भी आकर बाइंड कर जाएगा। सबसे पहले क्या होगा आपका? यहाँ पे आई बाइंड करेगा, आया यहाँ पे बाइंड किया। अभी क्या करेगा? स्लाइडिंग माइग्रेट करेगा। क्या करेगा? ऐसे करके माइग्रेट आगे बढ़ेगा। तो ये हमारा इनिशिएशन कोडॉन है। यहाँ पे क्या होती है, एक सीक्वेंस होती है लगभग 10 से 12 न्यूक्लियोटाइड अवे पहले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसडी। एडी मतलब साइन डालगैनो सीक्वेंस। क्या बोलेंगे? साइन डालगैनो सीक्वेंस। अब प्रोकैरियोट में साइन डालगैनो सीक्वेंस बोलते हैं, और यूकैरियोट में क्या बोलते हैं? कोजेक सीक्वेंस। यूकैरियोट में क्या बोलते हैं? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ऐसा बात हो गई है। अब क्या होगा, मैंने आपको एक बात बताया था ना, बात ये बताया था कि अगर मान लीजिए हमें कहीं जाना है, दूसरी जगह जाना है, किसी दूसरे स्टेट में जाना है या कहीं दूर जाना है, या फॉर एग्जाम्पल मान लो हमें दिल्ली जाना है। अब दिल्ली हमें जाना है तो अब मान लो हमारा कोई फ्रेंड वहाँ पे रह रहा है, अब हम कभी गए नहीं है, क्या होगा? दिल्ली जाना है तो क्या करें? कुछ नहीं करेंगे, दिमाग लगाएंगे नहीं। अगर दिमाग जिसके पास होगा तो, नहीं होगा तो बात ही छोड़ दीजिए। के पास दिमाग होगा
वो दिमाग नहीं लगाएगा स्टार्टिंग में, सही बात है नहीं? वो क्या करेगा, ये बैग उठाएगा तो बस या ट्रेन पे आराम से पकड़े सोते हुए निकल जाएगा, कहाँ पहुंचेगा, दिल्ली। तो पता चला कि दिल्ली में भी हमें यहाँ पे जाना है, मेट्रो पकड़ेगा या बस पकड़ेगा, जो भी पकड़ेगा सीधे कहाँ पहुंच जाएगा, उस एरिया तक पहुंच जाएगा। तब तक अब किसी कुछ नहीं पूछेगा, आराम से जाएगा मस्त होके। जब पहुंच गया उसके एकदम पड़ोस में, अब रिक्शा वाले तो नहीं पता उसका घर कहाँ पे है, या उनको नहीं पता उसका घर कहाँ पे है, अब उसका नंबर भी नहीं लग रहा है, तो बात भी नहीं हो पा रही है, तब क्या होगा अब उससे बात भी नहीं हो पा रही है, तब क्या होगा, ठीक है ना, कल पड़ोस वाला होगा, कोई दुकान वाला होगा, कुछ भी होगा जो पड़ोस में होगा, क्या है, ये इनका नाम है, ये प्रोफेशन है, ये काम करते हैं, ये घर पे जाना है, क्या बोलेगा, तो एक काम करो, बस ऐसे से करके गली से हुए जाओ और ये वाला जो घर जाओगे, ये इस कलर का जो घर बना हुआ है क्या है, तो क्या करेगा इंसान, आराम से पहुंच जाएगा उसके घर पे, नॉक करेगा, बोलेगा कब से फोन करे तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है, पहुंच जाएगा आराम से, पहुंच जाएगा ना। तो एड्रेस बता कौन रहा है, उसके घर के बगल वाला बता रहा है ना, और यहीं से पूछना स्टार्ट कर दो तो आप बताओ उनका घर कहाँ पे, वो बता पाएगा कोई, बता पाएगा ना। तो सबकी अलग अलग जगह पे वैल्यू होती है, हर जगह वैल्यू नहीं होती है। तो ये क्या होगा, ये माइग्रेट करते हुए आ रहा है कौन, राइबोसोम, लेकिन इसको ये नहीं पता है स्टेशन कोडान है कहाँ पे। इसकी मुलाकात किससे हुई, मुलाकात हो गई साइन डालगैनो से। साइन डालगैनो बोला ये काम करो तुम 10-12 न्यूक्लियोटाइड और आगे चले जाओ, तुम्हें इनिशियल कोडान मिल जाए, ठीक है। तो कम्युनिकेशन तरीके से काम कर रहा है कौन, साइन डालगैनो सीक्वेंस किसके साथ, राइबोसोम की स्मॉल यूनिट के साथ, ठीक है। अब क्या होगा, जब इतना बात हो गई, अब ये बेचारा ये आएगा आराम से, यहीं पे क्या हो जाएगा, है ना, कर लिया, कहाँ पहुंचा आपका, ये भी तो मैं इंट्रोडक्शन टाइप बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन मतलब एक अपने लैंग्वेज में, किताबें वो लंबी चौड़ी है। जब यहाँ पर ये बाइंड किया, अब ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर बाइंड किया आपका ये इनिशियल कोडान पे, जब ये इनिशियल कोडान पर बाइंड किया तो हुआ क्या, इसके पास तो 3 साइट है पी और ए, ये भी एक मुद्दा आ जाएगा कि कौन सी साइट इनिशिएशन के पास होगी, ये बात है ना। तो क्या होगा, इसकी 3 साइट हो जाएगी, देखिए देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा ई, ये हमारा पी और हमारा क्या हो जाएगा ए। तब क्या हुआ, इनिशिएशन कोडान पे ऑलवेज कौन सी साइड बाइंड करेगी, पी साइड, क्यों, पी साइड पे ही तो पहला वाला आएगा। तो इनिशिएशन कोडान पे राइबोसोम की साइड बाइंड करेगी, कोई दिक्कत किसी को ना? तो पी साइड क्या करेगा आपका, बाइंड करेगा, जब पी साइड आपका यहाँ पर बाइंड कर लेगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पी साइड बाइंड कर लेगा, ठीक। तो ई पी, अब इधर हमारा क्या हो गया ई, और इधर हमारा क्या हो गया ए, अब इसका मतलब क्या हुआ, ए साइड कौन साइड होगी, अब इस यहाँ पे तो कोई जेंडी कोडान होगा, वहां पे क्या हो जाएगा ए साइड बाइंड कर लेगा, इधर आपका क्या हो जाएगा ई, तो क्या हो जाएगा पी, और इधर क्या हो जाएगा हमारा ई, सही बात है। जब इधर बाइंड कर लिया है, अब ये वाला भी इसको फार्मूला ग्रुप भी मिल गया है, इसको जो है फैक्टर भी मिल गया है, अब ये भी क्या होगा, ये भी आएगा यहाँ पे, आएगा यहाँ, और क्या करेगा, ये लंबी चौड़ी कहानी हम लोग देखेंगे भी, तो इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो ये यहाँ पे भी क्या होगा, आकर बाइंड, ये भी यहाँ पर आकर बाइंड कर जाएगा। तो फैक्टर तो कौन इन्वॉल्व हुए, IF1 IF2 IF3 हमारे पास फैक्टर है, तो हमारे क्या होंगे यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे। और उसके बाद फिर फाइनली क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे ये आ गया, मतलब अब देखो इंटरेक्शन किसका हुआ, mRNA के साथ राइबोसोम का भी हुआ, और mRNA के साथ tRNA अमीनोसिल tRNA अभी हुआ। यहाँ पे 3-3 4-4 चीजों का इंटरेक्शन एक जगह पे हो रहा है, कहाँ पे आपका, जहाँ पे आपका इनिशिएशन लगा हुआ है, ठीक है। तो लेकिन साथ साथ में क्या लगा हुआ है, आपका फैक्टर भी लगा हुआ है। अब क्या हुआ, अब जब तक 50s नहीं आएगा तब तक प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट होगी, क्या आएगी ना। 50s क्या बोलता है, बोलता है कि हम तभी आएंगे और जब जितने सारे इनिशिएशन फैक्टर लगाए हो इनको हटा दोगे तब,
बोले ना, बोलेगा तो मतलब क्या हुआ, जब तक इनिशिएशन फैक्टर्स होंगे तब तक आपका राइबोसोम की लार्ज सबयूनिट नहीं आएगी, है ना। तो मतलब ये इसका मतलब क्या हुआ, ये इंडिकेट करिए कि जब तक ये इसका मेचुरेशन नहीं हो जाएगा, मेरे से मतलब क्या हो जाएगा परफेक्टली, मतलब लोग जब तक बाइंड नहीं हो जाएंगे, एक्यूरेसी जब तक नहीं आ जाएगी, तब तक जो है आपका लार्ज सबयूनिट नहीं आएगी। जब यहाँ पे सब कुछ रेडी हो जाएगा तो फैक्टर क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। कैसे होंगे हम लोग देखेंगे, क्या होंगे, सारे जो फैक्टर्स होंगे आगे हम लोग बात करेंगे, वो सब क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। जब रिमूव हो जाएंगे तो इसके ऊपर क्या होगा, आके 50s भी बाइंड कर जाएगा। क्या होगा, आके 50s बाइंड हो जाएगा। जब 50s बाइंड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 30s, ये क्या हो जाएगा आपका 50s, इसके बीच में क्या हो गया आपका टीआरएनए, और क्या हो गया आपका अमीनो। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन इनिशिएशन इन कैरियोट, ठीक है। हम लोग क्या बोलेंगे 70s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे क्या बन गया 30s और 50s दोनों मिल गए हैं, तो क्या हो गया है 70s कॉम्प्लेक्स बन गया है। ठीक है, कोई दिक्कत, ये लंबी चौड़ी कहानी है, आगे हम लोग क्या करेंगे इस बारे में आप पहले बताओ, अगर इसमें क्योंकि ये समझ में आ गया है ना, तो आगे आज और कल आपका यही पूरा चलेगा, ठीक है। और इसी को हम लोग को डिटेल में लिखना भी, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिए, अगर मन कहे तो, नहीं तो हम लोग सीधे पीडीएफ पे चलते हैं और फिर वहां से हम लोग एक एक करके देखते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो बोल लीजिए, ऑनलाइन वाले भी बोल दीजिए भाई सभी लोग, अगर किसी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फॉर्मल ग्रुप कैसे ऐड हो रहा है ना? देखो इतने में ही पूरी कहानी बता दिए हैं, और इतने में आप 2 दिन पढ़ोगे, कितने दिन पढ़ोगे, 2 दिन। अभी काम ये करेंगे ना, आप फ्री हो गए हैं तो कुछ क्वेश्चन अपडेट कर लेते हैं। नहीं तो एक काम ये करिएगा कि अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन होगा तो उसका पीडीएफ बना लीजिएगा, नहीं बना पाएंगे, ये बना लोगे ना आप, जो प्रीवियस ईयर का प्रोटीन सीरीज का क्वेश्चन आया हुआ है, अभी उसी को पढ़ा रहे हैं, तो क्या करिएगा पीडीएफ बना लीजिएगा टाइम निकाल के, और उसको फिर लेते आइएगा, हम क्या करेंगे ना यहाँ पे सॉल्व कराते रहेंगे। तो काम हम लोग ये करेंगे, जैसे मान लो पढ़ रहे हैं, मान लो 2-2.5 घंटा पढ़ेंगे, उसमें पर डे ये कोशिश करेंगे कि क्लास के एंड में, लास्ट टाइम में 2 4 5 क्वेश्चन रहेगा, उसको पर डे हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। तो पर डे हम लोग ये काम किया करेंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहेंगे, जिससे क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। कोई दिक्कत, तो बना के आप लोग क्या करिएगा हमें दे दीजिएगा, और बीच बीच में हम क्या करेंगे आपको 10 मिनट 15 मिनट टाइम मिल जाया करेगा, संडे को टाइम मिल जाएगा आपको इसी क्लास के ड्यूरेशन में रीजनिंग और मैथ वाला जो पोर्शन है बता दिया करेंगे। मैथ से ज़्यादा जो इसलिए हम लोग टारगेट करेंगे वो क्या करेंगे रीजनिंग को, ठीक है। वैसे करके आपको 5 5 10 10 मिनट अलग से निकाल के आपको पर डे बताते रहेंगे, वो भी आपका काम होता है। हो गया, चले, चलो अब हम लोग थ्योरी बात करते हैं ना।
ये बता रहे थे आपको ना, देखिए ये क्या हो गया है हमारा टीआरएनए, अभी तक जो बना था ये टीआरएनए है। ये क्या हो जाएगा हमारा एटीपी वाला पोर्शन, ये क्या हो जाएगा हमारा अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का क्या हो जाएगा, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसके 2-3 प्राइम पोजीशन पे क्या किया हुआ है, करेक्ट किया हुआ है ना? और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका जो फास्फेट है किसके साथ लगा हुआ है आपका, टीआरएनए के साथ, और यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, ईस्टर बॉन्ड। सही बात है ना, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, सब में यही कहानी होगी। बस अंतर क्या हो जाएगा, जब फॉर्मल ग्रुप लगाएंगे तो देखो ये हमारा तो फ्री हो बाउंड हो गया है, और ये हमारा क्या है आपका फ्री फॉर्म है, ये अमीनो ग्रुप यहीं पे क्या हो जाएगा, आके लग जाएगा, क्या यहीं पे आके लग जाएगा आपका फॉर्मल ग्रुप। कैसे लगेगा वही हम लोग देख। पहले रिएक्शन देख लीजिए, बाद में हम लोग डायग्राम देखते हैं। देखो तो क्या हो जाएगा, ये हमारा मिथियोनिन, ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारा टीआरएनए फॉर्मल मिथियोनिन, बना ही नहीं बना है, और ये क्या हो जाएगा हमारा एटीपी, सब एक साथ मिला के क्या बन गया है हमारा। हम लोग तो अलग अलग पढ़ रहे थे ना, यहाँ पे क्या होगा सब एक साथ में, तो मिथियोनिन टीआरएनए फॉर्मल मिथियोनिन ना, मिथियोनिन पे क्या लग गया है आपका, फॉर्मल ग्रुप लग गया है। कैसे लगा हुआ है आप देखिए यहाँ पे, तो फॉर्मल ग्रुप आएगा कैसे, एक आपका कंपाउंड होता है उसका नाम क्या होता है, याद कर लीजिएगा, एन 10 फॉर्मिल टेट्राहाइड्रोफोलेट, क्या नाम होता है, एन 10 फॉर्मिल टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये क्या होता है आपका एक कंपाउंड होता है, इससे क्या होता है आपका फॉर्मल ग्रुप डिराइव होगा, ठीक है। सर फिर क्या हो जाएगा हमारा, ये मिथ्योनिन पूरा हो जाएगा, ये आपका रिमूव हो जाएगा, और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। इसको लिखते इस तरीके से हैं, पढ़ते हम लोग नॉर्मली उस तरीके से हैं, क्या हो जाएगा एफ मेट टीआरएनए एफ मेट, सही बात है, ये क्या हो जाएगा फॉर्मिल मिथियोनिन टीआरएनए, सही बात है ना, ये आपका पूरा रिएक्शन हो जाएगा, ये बता रहे थे आपको, डायग्राम भी होगा इसका अलग से। ये हमारा मिथियोनिन है, ठीक है, सर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ऑलरेडी आपको जानते ही है, एंगेज है ये, और इधर क्या हो गया आपका, ये अमीनो ग्रुप है, और यहाँ पे क्या क्या लग गया है आपका, क्या लग गया है आपका यहाँ पे फॉर्मल ग्रुप। तो ये फॉर्मल ग्रुप कहाँ से आया हुआ है, ये फॉर्मल ग्रुप जो आया हुआ है ये एन 10 टेट्राहाइड्रोफोलेट, सही बात है ना, तो ये क्या हुआ आपका यहाँ से आया हुआ है ना, और ये आपकी पूरी आप जानते हैं ये क्या बन गया आपका, एन फॉर्मल मिथोनिन बन गया है। तो एन फॉर्मल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एन पोजीशन पे लग रहा है, ठीक है, तो एन मतलब क्या हो जाएगा, अमीनो पोजीशन पे लग रहा है, तो इसलिए हम क्या बोल देंगे, एन फॉर्मल बोल देंगे, ठीक है, कहानी है। ये देखो दो हमारे और अलग से हैं, सिलोसिस्टीन और पायरोलाइसिन, इनको हम लोग क्या बोलते हैं 21st और 22nd अमीनो एसिड, इनको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले काम करिए, हेड डाल लीजिए आप लोग, आप लोग कहा पहला स्टेप आप लिख लिए थे, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, डिटेल में आपने किया हुआ था ना, बहुत डिटेल में, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब आप हेडिंग डाल लीजिए, और हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग, देखो ये तो आप जानते हैं, आपको बताया हूँ ना, स्पेसिफिक अमीनो एसिड इनिशिएट प्रोटीन सिंथेसिस, ये मैंने आपको बताया है, स्पेसिफिक अमीनो एसिड होगा जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनिशिएट करेगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, मिथियोनिन, आपको पता ही है, जान ही रहे हैं, ठीक है, और उसका कोडान क्या हो जाएगा आपका, एयूजी हो जाएगा, ये सब आप जान ही रहे हैं, लिखने की जरूरत है नहीं। कहाँ पर आकर बाइंड करेगा, ये आपका टीआरएनए हो जाएगा, इस सब लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर आर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है? ये सब कहानी लिखा गया है ना, देखिए यहाँ थोड़ा सा लिख लीजिए,
ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, द जंक्शन बिटवीन एन इनिशिएटिंग एयूजी एंड एन इंटरनल वन इज, ये ठीक है, देखो यहां से लिखना है, छोड़, देखो यहां से लिखे, तो बैक्टीरिया, क्योंकि हम लोग बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, द टू टाइप ऑफ टीआरएनए स्पेसिफिक फॉर मिथ्योनिन रिस्पॉन्स टू द मिथ्योनिन आर डिजाइनेटेड टीआरएनए मिथ्योनिन एंड टीआरएनए फॉर मिथ्योनिन। सही बात है, हमें यहाँ पे किसको ले आना है, टीआरएनए फॉर्मल मिथ्योनिन, ठीक है। द अमीनो एसिड इनकॉर्पोरेटेड इन द रिस्पॉन्स टू द 5 प्राइम एवीजी इनिशिएशन कोडॉन इज एन फॉर्मल मिथ्योनिन। सही बात है, पहले पहले मिथ्योनिन होगा, फिर बाद में क्या बन जाएगा आपका, फॉर्मल मिथ्योनिन, ठीक है। इट अराइव एट द राइबोसोम, ये अराइव होगा कहाँ पे आपका, राइबोसोम में, एज एन फॉर्मल मिथ्योनिन टीआरएनए, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देंगे हम लोग, एफ बेट टीआरएनए एफ बेट। सही बात है, कोई दिक्कत, व्हिच इज फॉर्म इन टू सक्सेसिव रिएक्शन, ये अपने आप नहीं बनता है, ये दो रिएक्शन बनता है, कैसे बनेगा हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्या होगा, मिथ्योनिन इज अटैच टू, इस पे अटैच करेगा, आपको पहले पता है, पहले क्या होगा, मिथ्योनिन टीआरएनए पे क्या होगा आपका, अटैच करेगा, फिर सेकंड वाले स्टेप में क्या हो जाएगा आपका, फॉर्म ग्रुप आके वहां पे अटैच हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, हुई चीज, ये वाला कार्य हो जाएगा। पहले आप इतना क्या करिए, लिख लीजिए, तो उसके बाद फिर हम आगे वाला लिखते हैं। अब वही पढ़ा रहे थे ना इतनी देर से, फिर डालिए फार्मिल ग्रुप, ऐसे डाल दिए ना, एन फार्मिल मेथियोनिन, एन फार्मिल
हो गया? कल से आप लोग ना 7:30 बजे एग्जैक्ट आने का प्रयास करिएगा। ठीक है? आ जाएंगे? हम लोग 7:30 बजे क्लास स्टार्ट कर लें। चलो आज आपका ही काम है, हमारा काम हो गया है। पूरा या
हो गया भाई सबका? आप लोगों का भी हो गया क्या? आप लोगों का भी हो गया है? अरे इतना नहीं लिख पाए अभी तक? कितना टाइम लगा रहे हो? चलिए। अभी हुआ नहीं, अभी और लिखना है। प्रोटीन सिंथेसिस में ना थोड़ा सा मशक्कत रहती है, कॉन्सेप्ट भी है थोड़ा थ्योरी भी है। चले, अब ये तो हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, उसका डायग्राम बना लेना है ना, कि मिथियोनिन पे कैसे आपका फार्मूल ग्रुप लगेगा। ठीक है, ये देखिए, थोड़ा लिख भी लीजिए, थोड़ा छोटा कर दें, दिख रहा है नहीं? बना लो। सोचिए आप लोगों को स्टैंडर्ड बुक पढ़ाना आ जाएगा। मस्ती में हम लोग पढ़ेंगे, आपको जम के पढ़ेंगे। हाँ, कोशिश करिए आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सके उतना देने का प्रयास करिए। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब टाइम से आ जाइए, बस इतना ही। सुनी जी, आधा घंटा आपकी जो गाड़ी लेट रहती है ना, तो ट्रैक पे ले आइए। ये ट्रेन होती है ना इंडिया की, अभी उन्हें टाइम ही नहीं रहती है। रहती है, वैसे आप लोगों का भी है। ट्रेन मत बनिए। हाँ, अब टाइम एकदम 7:30 बजे आप लोग पहुंच जाइए। आप 7:30 बजे पहुंच जाएंगे तो हम 7 बजे तक आ जाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, जम के पढ़ेंगे। एक लोग भी अगर मान मान लो हम 7:30 बजे आ गए तो हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और रिवाइज नहीं करेंगे। ये तो इसलिए रिवाइज करवा दिए ना कि उस दिन हम पढ़ा भी पाए थे, और दूसरी बात उस दिन ये लोग जो ऑनलाइन वाले थे जिनके क्लास चल नहीं पाई थी तो उनका भी कवर हो गया। हो गया भाई सबका? चला आगे, ये आपका बन गया ना हेडिंग, यन फॉर्मिन मिथ्योनिन हो गया ना। हो गया, काम क्या है मैंने आपको बताया ही है ना? अब देखो थोड़ा सा काम लिख लीजिएगा, फंक्शन, फंक्शन लिख लीजिए, हेडिंग डालिए फंक्शन, थोड़ा सा है ना। क्या फुल नहीं सो रहा, हो तो रहा है भाई, और कैसे फुल सो होगा? देखो, तो क्या हो जाएगा, मैंने आपसे कहा कि इसका इंपॉर्टेंट रोल कहाँ होता है, इसका रोल होता है कि जो इनिशिएशन कोड आना है वहां पर क्या करना, पहुंचा देना ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो, एडिशन ऑफ एन फॉर्मल ग्रुप टू द अमीनो ग्रुप ऑफ मिथ्योनिन बाय द ट्रांसफॉर्मिलेज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एंजाइम जो लगेगा, जो फार्मल ग्रुप ट्रांसफर हुआ है कहाँ पे, एन ग्रुप पे, किससे, N10 टेट्राहाइड्रोफोलेट से, उसके लिए जो एंजाइम लगेगी उसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मिलेज। इंपॉर्टेंट है ये, क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसफॉर्मिलेज एंजाइम लगेगा। सही बात है।
क्या हो जाएगा, प्रिवेंट यब मिथ्योनिन फ्रॉम इंटरिंग इंटीरियर पोजीशन इन अ पॉलीपेप्टाइड while also allowing F-met tRNA methionine to be bound at a specific ribosomal initiation site that accept neither methionine tRNA nor any other amino acid tRNA। तो समझ में आया कुछ? ये आपका जो ट्रांसफॉर्मिल मिथियोनिन ट्रांसफॉर्मिलेज है, ये क्या करेगा, फॉर्मिल मिथियोनिन सॉरी मिथियोनिन पे क्या करेगा, फार्मिल ग्रुप को अटैच कराएगा। और जब फार्मिल ग्रुप को अटैच करा देगा, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जो ये एन फार्मिल मिथियोनिन है ये अपने स्पेसिफिक साइट पे ही जाकर बाइंड करेगा। और स्पेसिफिक साइट क्या हो गई आपकी रिसेप्शन कोडन। एक बात, ये अपने पे बाइंड करेगा ही और प्रिवेंट करेगा कि कोई दूसरा मिथियोनिन ना कर देखो मिथियोनिन भी नहीं आने देगा, जो आएगा कौन आएगा, फॉरेन मिथियोनिन। तो प्रिवेंट किसको कर रहा है कि कोई ऐसा टीआरएनए जिसमें सिर्फ मिथियोनिन बाइंड हो, फॉर्मल मिथियोनिन ना बाइंड हो। मिथियोनिन तो कोड इनिशिएशन को ही कर रहा है, वो प्रिवेंट करेगा कि कोई दूसरा कोई दूसरा मिथियोनिन ना आकर बाइंड करे, या फिर कोई दूसरी अमीनो एसिड कहां पर आकर ना बाइंड करे आपका किशन कोडान पे। सही बात है, वही लाइन तो बोला है, from entering interior position in a polypeptide while also allowing F-formyl methionine ना to be bound at a specific ribosomal initiation site। सही बात है ना, that accept neither, एक्सेप्ट नहीं करेगा किसको, चाहे मिथियोनिन ही होगा टीआरएनए के साथ, उसको भी नहीं एक्सेप्ट करेगा, या फिर नॉर एनी अदर अमीनो एसिड टीआरएनए। सही बात है, यही बात उतनी देर से बता रहा था, स्टार्टिंग में बता रहे थे ना, ये क्या हो जाएगा फॉर्मल ग्रुप का। और इसको आप फंक्शन तो लिखिए ही, लेकिन साथ साथ में आप मोटी इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा, ये मोटी डाल के ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तीन काम मैंने आपको बताया था अमीनो एसिड टीआरएन सिंथेटेज की, बताया था। वैसे क्या हो जाएगा, 2 से 3 काम आपका ट्रांसफॉर्मुलेज का भी हो जाएगा। सही बात है, कोई दिक्कत इसी को। आपको बताया हूं ना, जो 1 घंटा मैंने पढ़ाया हुआ है ना स्टार्टिंग में, 45 से 50 मिनट जो भी रहा होगा, वही आपका आज भी काम करेगा, वही आपका कल भी काम करेगा। आप लिखते लिखते थक जाएंगे, 1 घंटा मैंने जितना बता दिया है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है ये। चला आगे। ये हमारा जो है फॉर्मल ग्रुप वाला काम हो गया है, ठीक है। देखो एक ही ध्यान दीजिएगा, तो 20 हम लोग कहते हैं ना, 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, लेकिन तो क्या होते हैं हमारे पास एक्स्ट्रा होते हैं, नाम क्या हो जाएगा आपका, सिलोसिस्टीन 21 और सिलो पायोलाइसिन क्या हो जाएगा आपका। देखो इसका कॉन्सेप्ट जो होता है ना थोड़ा सा अलग होता है, समझ रहे ना। जैसे जो 20 स्टैंडर्ड वाले काम कर रहे थे उससे थोड़ा सा आपका ये अलग जो है किसका कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम लोग क्या करें डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है। बस समझ लीजिए, बाकी हम लोग डिटेल में बात पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा गया है, देयर आर एक्चुअली 22 रेदर देन 20 अमीनो एसिड। फिल्म होता 22 है, जनरली हम लोग पढ़ते हैं 20, ठीक है, स्पेसिफाइड बाय द नो जेनेटिक कोड, ठीक है। तो ये तो आपकी डिराइव्ड थी, तो एक्चुअली में जो माना जाता है वो 22 अमीनो एसिड होते हैं जिनको जेनेटिक कोडान क्या करता है आपका कोड करता है, सही बात है। द टू एक्स्ट्रा वंस आर सिलोसिस्टीन एंड पायरोलाइसिन, ये जो दो एक्स्ट्रा है ये क्या हो जाएंगे आपके सिलोसिस्टीन और पायरोलाइसिन हो जाएंगे। इज फाउंड इन ओनली वेरी फ्यू प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो आपका सिलोसिस्टीन और पायरोलाइसिन है ये बहुत कम प्रोटीन में पाई जाती है, हर जगह नहीं पाई जाती है, ठीक है। ये जो 20 है वो कॉमन है, वो तो लगभग लगभग हर जगह ही पाई जाती है, लेकिन ये जो आपके हैं सिलोसिस्टीन और पायरोलाइसिन, जिसको हम लोग बोलेंगे सिलोसिस्टीन बोलेंगे 21 और पायरोलाइसिन को हम लोग क्या बोलेंगे 22, ये कुछ प्रोटीन में पाई जाती है, सब में आपका नहीं पाई जाती है ना। इज फाउंड इन ओनली इन वेरी फ्यू प्रोटीन बट बोथ ऑफरिंग ना ग्लिपिज इनटू द इंट्रैक्ट ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कोड इवोल्यूशन, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है ना, अभी हम लोग देखें इसके बारे में। तो एक काम करिए पहले इसको लिख लीजिए और ये दोनों का डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। तब फिर हम थोड़ा सा देख लेते हैं किसके बारे में, आपका पायरोलाइसिन और सिलोसिस्टीन के बारे में। यहाँ से सिलोसिस्टीन और पायरोलाइसिन का हम लोग देखेंगे, इसको मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिएगा, ठीक है, ये स्पेशलाइजेशन है। और आजकल ट्रेंड में आ रहा है ये कुछ टाइम से कई बार पूछा गया है।
तो सिस्टीन और पायरोलाइसिन है, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है, उसको हमें स्पेस टारगेट करना है। क्या है अभी हम लोग देखते हैं, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करवाएंगे। तो टिपिकल में अगर बनाएगा तो सिलोसिस्टीन और पायरोलाइसिन से बना लेगा, ठीक है। या फिर हम लोग जो लास्ट टाइम बात कर रहे थे इसके बारे में, आइसोलिसिन और वेलिन वाला, है ना, आइसोलिसिन और वेलिन वाला। और नॉर्मल बनाएगा तो जैसे सब पढ़ रहे हैं उसे तो पढ़ ही रहे हो आप लोग, नॉर्मल बनाएगा तो कर ही लोगे आप, और टिपिकल भी बनाएगा तब भी आप कर लोगे। हो गया है? हो गया। लिखा है अ फ्यू प्रोटीन इन ऑल सेल, आपसे कहा कि कुछ क्या होता है आपका, ये प्रेजेंट होता है, सच एज फॉर्मेट डिहाइड्रोजनेज, टाइप है फॉर्मेट डिहाइड्रोजनेज इन बैक्टीरिया एंड ग्लूटाथियन पेरोक्साइडेज इन मैमल, इंपॉर्टेंट है ये, रिक्वायर फॉर देयर एक्टिविटी, है ना। कि क्या होता है कि सिर्फ ऐसे कुछ ही आपके अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन में क्या होता है आपका, पायरोलाइसिन क्या करता है आपका, वर्क करता है। दो आपके इंपॉर्टेंट है, एक का नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मेट डिहाइड्रोजनेज, ये क्या है आपका एंजाइम है, तो इसका मतलब प्रोटीन है। और ये क्या हो जाएगा दूसरा, क्या ये कहाँ होता है आपका, बैक्टीरिया में। और ये क्या हो जाएगा आपका, ग्लूटाथियन पेरोक्साइडेज, जब आपको मेटाबॉलिज्म पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे, ठीक है। तो वहां पे क्या करता है आपका, ये काम करता है इन मैमल्स में, ठीक है। तो रिक्वायर क्या हो जाएगा आपका, सिलोसिस्टीन फॉर देयर एक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लिख लीजिए पहले, तो लिख लीजिए। ठीक है, हो गया।
अब देखो अब एक क्या करेंगे आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, अभी हम सबसे पहले किसी बात करेंगे। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये आपके दो होती है एंजाइम, उनका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मेट डिहाइड्रोजिनेज इन बैक्टीरिया और ग्लूटाथियन पेरोक्साइडेज इन मैमल्स। तो जब इसको हम मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। मैमल्स की बात हो रही है, मतलब यूकेरियोट की, यहाँ पे भी हम लोग इसके बारे में देखेंगे। अभी हम लोग स्पेशली किसके बारे में देखेंगे, फॉर्मेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या कह रहे थे, जैसे कह रहे थे वैसे ही हो रहा था। हमने कहा इथियोनिन अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, मतलब ये वो एंजाइम है जो टीआरएनए पे मिथ्योनिन को बाइंड करेगा, सही बात है। तो जैसे नाम दे रहे थे वैसे हमें दिखाई दे रहा था, वैसे उसका काम था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा चीजें चेंज है, ठीक है, इसलिए ये एक्सेप्शनल चीज है। तो 21 और 22 का स्पेशलाइजेशन जो है वो इसीलिए अलग है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो पहले समझिए फिर बाद में क्या करिएगा आप उसको लिखिएगा। तो कह रहे हैं कि ई कोलाई की बात, मतलब चाहे बैक्टीरिया की बात हो रही है, सिल्नोसिस्टीन इज इंट्रोड्यूस इनटू द एंजाइम फॉर्मेट, क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोजिनेज, है ना। अब भाई ये भी तो आपका काम करेगा ना, सिलोसिस्टीन भी आपका पार्टिसिपेट करेगा प्रोटीन सिंथेसिस में ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इन रिस्पॉन्स। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। आप देखो इन मैंने आपको स्टाफ कोडा लिखवाया था, देखो क्या है, अभी देखो 3 मैंने स्टाफ कोडा लिखवाया था, देखो जल्दी पढ़ के। क्या है, ठीक है वो, जी है और यूजी होगा, ये है ना, ये क्या है आपका स्टाफ कोडान, सही बात है। और मैंने क्या बोला था आपसे, मैं आपको क्यों कहा कि आप देखिए, हमें तो पता ही है जी, ये क्या है आपका स्टाफ कोडान है, सही बात है। यहाँ पे देखो मजेदार बात देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको मैं दिखाना चाह रहा था, देखो तब क्या है ना, पढ़ना पढ़ाना एक अलग बात होती है, लेकिन एक कुछ चीज पढ़ना पढ़ाना जो आपके काम का है, जो टेक्निकल हो, वो एक अलग बात होती है। अब देखो इस बात को मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि एस आई आर एक चीज है, सी एस आई आर और सिविल, आपको हमेशा एस आई आर और सिविल दो ऐसी चीज है जो एक्सपीरियंस मांगती, अनुभव मांगती है। अभी आपको टी पढ़ना हो या नीट पढ़ाना हो, कोई भी आएगा पढ़ा देगा, काम हो जाएगा आपका। ब्रायफाइडा टेडो जिम्नो एनजीओ एलगी फंजाई क्या ही है, कुछ चेंज होने वाला है क्या उसमें, जो है आधे ज्यादा तो याद ही करना है उसमें। और बालूजी इसलिए बदनाम है, तो बालूजी क्या पढ़ना है, इसी पढ़ लेंगे, इसको पढ़ के दिखाओ, हाँ। अच्छे अच्छे बुद्धि गायब दिमाग निकल के बाहर आ जाएगा, क्या जाएगा क्या। मैं हमेशा इस बात कहता हूँ कि सीआईआर और सिविल अनुभव मांगता है, हमेशा एक्सपीरियंस को ही फॉलो करना चाहिए और हमेशा स्टैंडर्ड बुक को ही फॉलो करना चाहिए। हमारे साथ समस्याएं क्या है आज के टाइम में, हमारे साथ समस्याएं ये है कि हम किसी से भी पढ़ लेते हैं, है ना, और किसी से भी पढ़ लेते हैं, किसी से भी मतलब कोई भी पढ़ा रहा होगा, यूट्यूब कर रहा होगा, पढ़ लेंगे, अरे बस ठीक। अब उसको बिना जाने पहचाने कि यार ये जो पढ़ा रहा है क्या मेरे लायक है कि नहीं लायक है, क्या वो चीज बता रहा है कि नहीं बता रहा है, जो हमारे एग्जाम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ट्रेंड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और चार्ट पीडीएफ आ गए, बस पलट लिए पढ़ लिए, काम हो गया। मैं अगर इस चीज को ना बताऊं आपको तो आप जान भी ना पाओगे कि बताना कि नहीं बताना है, बहुत टेक्निकल बात है ये। मैं इसको स्किप कर सकता था, कर दूंगा, आप जान भी नहीं पाओगे, जान पाओगे क्या, नहीं बताऊंगा।
तो सब बता रहे हैं वो हम भी बता देंगे, लेकिन ये चीजें कम लोग बताते हैं और यही आपके एग्जाम में ट्रेंड में आता है। है ना? जब तक आप उस चीज को नहीं पाओगे, और ये चीज कब आती है, एक दिन में नहीं आती है, एक्सपीरियंस होता है। जब किसी इंसान के माइंड में फीड होता है इस तरीके के पेपर आए हुए, इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन, इस चैप्टर से इस तरीके से क्वेश्चन, अगर मुझे याद करना पड़ेगा भाई 10 यूनिट 11 यूनिट का आप क्वेश्चन बताओ, कैसे याद कर लोगे? आप क्या नहीं कर पाओगे ना। लेकिन हम लोग सालों साल से देख रहे हैं ना, जो चैप्टर पढ़ाएंगे ना, और जो चैप्टर के जो टॉपिक पढ़ाएंगे, उसका मैं आपको बता दूंगा कि आप कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, मैं आपको बता दूंगा इस चैप्टर के इस टॉपिक पे इस तरीके क्वेश्चन आया हुआ है, और ये भी बता दूंगा लेक्चर में यहाँ पे मिलेगा। मेरी बात ना मानना हो तो जाके आप क्वेश्चन जब सॉल्व कराएंगे तो देख लेना, जाके उठा के देख लेना, सॉल्व करना आपको। ये एक दिन की बात नहीं होती है, ये अनुभव होता है जब से लगातार आप काम करते हो। है ना? आपको 5 साल 10 साल के क्वेश्चन नहीं याद रहेंगे, याद रहेंगे क्या? एक दिन नहीं याद होता है। 5-10 साल लगातार आप काम किए हो ना, तब आपके माइंड में रहता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मैं ये नहीं कर रहा मुझसे ही पढ़ो, कोई भी पढ़ाए लेकिन एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ो, जो लंबे समय से पढ़ा रहा हो। अब एक्सपीरियंस मतलब ये नहीं कि 50 साल 60 साल का हो गया हो तो उसे ही पढ़ो, पढ़ा रहा है वो नीट है, 50 साल 60 साल का हो गया, पढ़ा रहा है नीट, पढ़ा रहा हो बीएससी, पढ़ा रहा हो टीजीपी, तो उन्हें ये भी तो एक्सपीरियंस ही है। तो देखो, मैं एंड बात को मैं कहना क्या चाहता था, अब देखो इस थोड़ा समझने का प्रयास करिए। समझने का प्रयास क्या करना है, मैंने आपसे कहा कि नॉर्मली अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे जैसा कह रहे थे, जैसा सुन रहे थे वैसे ही हो रहा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चीजें अलग हैं। इसमें आपका दो केस में, सिस्टीन और पायरोलाइसिन, ठीक है। देखो यहाँ पे तो डिहाइड्रोजन में बताया ड्यूरिंग ट्रांसलेशन ना, इन रिस्पॉन्स इन एन अ फ्रेम। देखो हमने क्या बोला था, यूजीए क्या होता है, स्टॉप कोडॉन, और जो प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्ट, और ये किसको कोड कर रहा है, ये देख रहे हो किसको कोड कर रहा है, ये को ही कोड कर, सिस्टीन और पायरोलाइसिन, देख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इन रिस्पॉन्स टू एन इन अ फ्रेम यूजीए कोडॉन अ स्पेशल टाइप ऑफ सीरीन टीआरएनए, रखिएगा क्या है आपका, सिलिनोसिस्टीन है ना। अब किसके लिए रिस्पॉन्स कर रहा है, सीरीन टीआरएनए, सीरीन क्या है, एक आपका अमीनो एसिड है, और कौन सी है आपका स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, सीरीन टीआरएनए। देखो ये एक एक लाइन एक एक वर्ड समझिएगा, करें अ स्पेशल टाइप ऑफ सीरीन टीआरएनए, सही बात। उसके बाद प्रेजेंट एट लोअर लेवल, ये क्या होता है, लोअर लेवल प्रेजेंट होता है देन अदर सीरीन टीआरएनए रिकॉग्नाइज यूजीए एंड नो अदर कोडॉन। ये किसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, एक रिकॉग्नाइज कर रहा है आपका यूजीए को रिकॉग्नाइज कर रहा है, और किसी और को रिकॉग्नाइज ये नहीं, सही बात है। अब देखिए दिस टीआरएनए इज चार्ज विद सीरीन, चार्ज मतलब क्या हो जाएगा, मैंने आपको बोला ना, टीआरएनए पर जब अमीनो एसिड आकर बाइंड करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज, सही बात है ना। अगर टीआरएनए पर मिथियोनिन अगर बाइंड कर लिया तो क्या हो जाएगा, मिथियोनिन चार्ज हो जाएगा, मिथियोनिन। अब ऐसे करके यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस टीआरएनए इज चार्ज विद सीरीन, भाई ये आपका कैसे बनेगा, सीरीन टीआरएनए कैसे बनेगा आपका, जब टीआरएनए पे सीरीन आकर बाइंड करेगा तभी ना बाइंड करेगा। तो करेंगे दिस टीआरएनए इज चार्ज विद सीरीन बाय द नॉर्मल सीरीन एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, जैसे नॉर्मली होता है वैसे क्या होगा आपका यहाँ पे ये चार्ज होगा। अगर सीरीन को बाइंड कराना है तो कैसे बाइंड कराएंगे, एंजाइम तो वही लगाएंगे ना, सीरीन अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज वही लगाएंगे ना, एंड द सीरीन इज एंजाइमेटिकली कन्वर्टेड टू, बहुत इंपॉर्टेंट बात यही सबसे लाइन है, इस लाइन की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो सिलोसिस्टीन वाला काम हो रहा है, तो सिस्टीन में जो टीआरएनए लिया जा रहा है और उस पे बाद फिर जो अमीनो एसिड लगाया जा रहा है, कौन लगाया जा रहा है, सीरीन, सिलोसिस्टीन का लगाया जा रहा है। नॉर्मली क्या होता है, हमेशा बोल सकते थे टीआरएनए होगा और उस पे क्या होगा आपका सिलोसिस्टीन आकर बाइंड करेगा, हम लोग यही बात कर रहे थे ना, भाई मिथियोनिन है कहाँ पर बाइंड करेगा, टीआरएनए पे, नाम क्या हो जाएगा, मिथियोनिन अमीनो एसिड टीआरएनए, नाम क्या हो जाएगा, मिथियोनिन अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, सही ना, ऐसे होता था सब में।
यहाँ पे अब नॉर्मल केस होती है तो हम लोग क्या कहते हैं, भाई सिलोसिस्टीन है तो सिलोसिस्टीन क्या होगा, टीआरएनए पर आकर बाइंड करेगा तो नाम क्या हो जाएगा, सिलोसिस्टीन अमीनो एसिड टीआरएनए। एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, सिलोसिस्टीन अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, अगर हम उस पैटर्न पे बात करते तो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, टीआरएनए पे क्या आकर बाइंड हो रहा है आपका, सीरीन। जब टीआरएनए पे सीरीन आकर बाइंड करेगा तो एंजाइम तो नॉर्मली वही लगेगी, उसका नाम क्या हो जाएगा, सीरीन अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। सही बात है। अब क्या होगा, जो मेजर पॉइंट है, एंड सीरीन इज एंजाइमेटिकली कन्वर्टेड, क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होगी टू सिलोसिस्टीन, कन्वर्ट हो जाएगी आपका सिलोसिस्टीन में बाय अ सेपरेट एंजाइम, एक सेपरेट एंजाइम के थ्रू ना, बिफोर इट्स यूज एट द राइबोसोम, राइबोसोम में यूज होने के पहले क्या होगा, जो सीरीन है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, आपका सिलोसिस्टीन में, एक स्पेशल एंजाइम के थ्रू, राइबोसोम में जाने के पहले। बात समझ में आ गई लाइन, आप लोगों को भी समझ में आया क्या, जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं समझ में आया, बोल दिया करो भाई, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए मैं कह रहा हूँ ना। अब देखो ये केस आपके उस केस से हट गया है, नहीं हट गया है क्या, फिर आप देखिए अब क्या होगा, द चार्ज टीआरएनए डज नॉट रिकॉग्नाइज जस्ट एनी यूजीए कोडान सम कंट्रेक्चुअल सिग्नल इन द एमआरएनए स्टिल टू बी आइडेंटिफाइड ना, श्योर दैट दिस टीआरएनए रिकॉग्नाइज ओनली द फ्यू यूजीए कोडान। अब जब ये कन्वर्ट हो जाएगा ये किसी और को नहीं रिकॉग्नाइज करेगा, अभी किसको रिकॉग्नाइज करेगा, सिर्फ फ्यू आपका क्या हो जाएगा, जो यूजीए कोडान है उसको क्या करेगा ये, सही बात है। क्या हो जाएगा, विद इन सर्टेन जीन दैट स्पेसिफाई सिलोसिस्टीन, सिर्फ कुछ ऐसे जीन होती हैं जो किसके लिए स्पेसिफिक होती है, आपका सिलोसिस्टीन। तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि और पायरोलाइसिन ये नॉर्मल केस नहीं है, ये नॉर्मल केस नहीं है, ये सारे प्रोटीन में नहीं पाई जाती है, ये क्या होता है कुछ में ही पाई जाती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई प्रोटीन बन रही तो जीन ही उसको कोड करेगा, डीएनए से तो आरएनए बनेगा और आरएनए से तो प्रोटीन बनेगी, मतलब ये सब में नहीं पाया जाता है, ये क्या होता है कुछ स्पेसिफिक केस में होता है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि विद इन सर्टेन जीन दैट स्पेसिफाई सिलोसिस्टीन इन इफेक्ट यूजीए डबल एज ए कोडान फॉर बोथ टर्मिनेशन। कह रहे हैं कि इस तरीके से क्या हुआ, आपका जो यूजीए कोडान है वो दो तरीके से काम कर रहा है, एक क्या काम कर रहा है, इन इफेक्ट द यूजीए डबल एज द कोडान फॉर बोथ टर्मिनेशन एंड बेरी एंड सिलोस, और क्या हो जाएगा सिलोसिस्टीन, इसके लिए काम कर रहा है यूजीए, टर्मिनेशन के लिए भी काम कर रहा है नॉर्मली और सिलोसिस्टीन के लिए भी काम कर रहा है, सही बात है, क्लियर हुआ। तो यूजीए कोडान के दो काम हो जाएंगे, आप पूछ लीजिएगा किसी से, कोडान स्टाफ कोडान होता है, इसके दो ही काम बता दो, एक तो सब बताएंगे दूसरा बता देना, बताइए। तो क्या हो रहा है, ये के दो काम कौन से, एक टर्मिनेशन और दूसरा सिलोसिस्टीन, सिलोसिस्टीन को ये क्या कर रहा है, कोड कर रहा है, सही बात है। दिस पर्टिकुलर कोड न एक्सपेंशन हैज ए डेडिकेटेड टीआरएनए और डिस्क्राइब, ये तो लाइन छोड़ देना है वाले, चलो पहले इतना लिख लो, पहले इतना लिख लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लिखिएगा,
मॉलिक्यूलर पढ़ के आप लोगों को लग रहा होगा कि CSIR इतना आसान नहीं है, हैं? तब बहुत मेहनत करने की जरूरत है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस हो गया है ना, स्पीशीज इंटरेक्शन हो गया, ये सब सभी पढ़ लेते हैं। जो मॉलिक्यूलर में, बायोकेमिस्ट्री में, इम्यूनोलॉजी में, इन सारी चीजों में जो स्कोर कर ले गया और बाकी और सब में क्या किया, एवरेज कर लिया, उसका काम हो जाएगा। और अगर आप इसको स्किप कर गए तो आप समझ लीजिए बहुत कुछ स्किप कर जाएंगे। और ये एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, आज आप पढ़ के जा रहे हो ना, इसको उसी दिन जाकर रिवीजन करना है, 2 से 3 बार कम से कम। ये सोचे रख दे रहे हैं 5 दिन बाद फिर स्टार्ट करेंगे, तब तक फिर गायब हो जाओगे, दोबारा बताएंगे भी नहीं। ठीक है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। आपका जिम्मेदारी है, आप क्या करिए, अच्छे समझिए, फिर बढ़िया सा नोट्स बनाइए, फिर उसको घर में जाके 4 बार रिवाइज करिए। ठीक है, इन्हें ले जाकर अलमारी में रख दो, बढ़िया बढ़िया नोट्स बना के रखो, अगली वाली जनरेशन पढ़ेगी। ठीक नहीं, अपने लिए नहीं पढ़ रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए पढ़ रहे हैं। बदलेगा थोड़े नहीं, रहेगा तभी तो वही, भाई सिलेबस सिस्टम बदल जाएगा आज के 10 साल बाद तब। तो अपना भी काम कर लो, आने वाली तो करेगी, होगा कोई भरोसा नहीं है उसका, कोई भरोसा है वो हमारी आपकी बात ही ना माने। तो नहीं, वो सीरियस होकर लिख रही हो, जब लिखना रहता है तभी आप एक्टिव होकर काम करती हो। तो ये सिलो सिस्टम वाला काम हो गया है। अब अगला हमारा क्या है, पायरोलाइसिन ना। तो 2 मिनट हम लोग क्या करते हैं, पायरोलाइसिन भी देख लेते हैं। तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ तक खत्म कहानी। तो फिर अगले वाले दिन हम लोग पढ़ेंगे इनिशिएशन। मेनली आता है आपका सिलोसिस्टीन ही है, पायरोलाइसिन अभी तक नहीं आया है, और कोई भरोसा नहीं है उन लोगों का। अपनी तैयारी पूरा प्रॉपर रखना है, जहां से पूछे जो मर्जी पूछे पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार हमने मॉलिक्यूलर पढ़ा हुआ है, लेनिचर पढ़ा हुआ है ना। तो पूछो जहां से पूछना है। चले, अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ज्यादा कहानी नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सी देखना है बस। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पायरोलाइसिन इज फाउंड इन अ ग्रुप ऑफ एनारोबिक आर्किया। किसमें पाया जाता है, आर्कियोबैक्टीरिया, पढ़े हो ना आर्कियोबैक्टीरिया, एनारोबिक आर्कियोबैक्टीरिया कॉल्ड द मिथेनोजन। ठीक है, तो ये याद कर लेना, ठीक है। दीज ऑर्गेनिक प्रोड्यूस मीथेन, नाम से पता चल रहा है, ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है मीथेन एज अ रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिज्म। सही बात है, मेटाबॉलिज्म से भी होता है आपका। एंड द, अब देखो ये आपका बनता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, फैमिली कैन यूज द मेथिल एमीन एज ए सबस्ट्रेट फॉर द मिथेनोजेनेसिस। मतलब मिथेन, जो मीथेन बन रहा है उसके लिए क्या कर रहा है, आपका सबस्ट्रेट तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, मतलब उससे क्या हो रहा है, पर ड्राइव हो रहा है, प्रोड्यूसिंग मीथेन फ्रॉम
मोनो मिथाइल एमीन रिक्वायर एज द एंजाइम, इसके एंजाइम जो लगेगा ये लगेगा आपका, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ठीक है। तो क्या करिए आप मार्क कर लीजिए, बस इतना लिख लीजिए बस आप। थोड़ा सा एक लाइन और लिख लीजिएगा, द जीन इन कोडिंग दिस एंजाइम हैज एन इनफ्रेम यूएजी, ये भी किसको कोड कर रहा है आपका, यूएजी को कोड कर रहा है, टर्मिनेशन कोडॉन, ठीक है। जैसे हम आपको उसमें बताएं वैसे क्या हो जाएगा आपका इसमें हो जाएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ द मेथिल ट्रांसफॉर्मिलेज वाज, ठीक है ना, जाने दो यहाँ तक। एक लाइन इसमें और लिखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, अनलाइक सिल्नोसिस्टीन, सिल्नोसिस्टीन तरीके से नहीं, देखो थोड़ा सा लाइन देख लो फिर आगे लिखना, अनलाइक सिल्नोसिस्टीन पायरोलाइसिन इज अटैच डायरेक्टली टू अ डेडिकेटेड टीआरएनए बाय अ कॉन्जुगेट पायरोलाइसिन टीआरएनए, है ना। मतलब जैसे वहां पे आपका सिलोसिस्टीन दूसरे तरीके से हुआ था, पहले आपका सिरिन हुआ था बाद में कन्वर्ट हुआ था, लेकिन ये सिलोसिस्टीन तरीके से नहीं करेगा, ये डायरेक्टली क्या होता है आपका अटैच होता है किस पे, उसका नाम क्या हो जाएगा, पायरोलाइसिन, क्या हो जाएगा, टीआरएनए सिंथेटेज, क्या हो जाएगा, पायरोलाइसिन टीआरएनए सिंथेटेज, ठीक है। अब लिखिए, अब जाके आपका पहला स्टेप एक्टिवेशन, बाद क्या हुआ आपका फार्माकोकाइनेटिक्स और पायरोलाइसिस। अब हम लोग कल वाले लेक्चर से देखेंगे क्या, ट्रांसलेशन, तो भी आपको मैंने पढ़ाया हुआ है ना, कैसे आपका राइट आरएनए आएगा, तो फैक्टर है कौन सा काम करेगा, ये पूछ सकता है, ऐसा नहीं है, पूछ सकता है, इसलिए 2-3 बार रिवाइज कर लेना। तो 20 स्टैंडर्ड का भी आपने सीख लिया, और 21 और 22 का भी आपने देख लिया ना, सिल्नोसिस्टीन और पायरोलाइसिन का भी।
ये स्पेशल केस है, सबसे पहले भी कहा है, क्या करिएगा आप मार्क लीजिए। और जितना पढ़ा रहा हूँ हर जगह से क्वेश्चन आया हुआ है, जब सॉल्व कराएंगे तो आप देखिएगा। है ना, तो ये क्या हुआ, हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आला वाला बात करेंगे कल से, द 3 स्टेप ऑफ इनिशिएशन, है ना। इनिशिएशन क्या होता है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे ना। तो अगला इनिशिएशन, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि एक्टिवेशन में बहुत सारी चीजें, वैसे क्या हो जाएगा आपका इनिशिएशन, क्या होता है आपका 3 स्टेप होता है। तो कल से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डिस्कस करेंगे। और हम लोग देखो ये फैक्टर है ना, IF1 IF2 IF3, है ना। और यहाँ पे क्या लगेगा, वह GTP लगेगा, साइन डाल गए, सीक्वेंस होगी, ये सारी चीजें हम लोग कल वाले लेक्चर में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। कोशिश करिएगा टाइम पे आ जाइएगा, एकदम टाइम पे, मतलब 7:30, मतलब 7:30 बजे, ठीक है। 7:30 बजे आप आ जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे, 2.5 घंटा आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है। किसी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, फिर चले हम लोग आगे। किसी कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन नहीं ना, चलिए। तो कल हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार क्या करिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, वहाँ पढ़ लीजिएगा 2-3 बार। तो कल हम लोग इसको पूरा देखेंगे, कल हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो स्टेप है ना आपका इनिशिएशन वाला हम लोग क्या करेंगे, कल कंप्लीट करेंगे अच्छे से, ठीक है। ये देखिए पूरा ना, ये देखिए, पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक, फिर उसका डायग्राम में बना हुआ है, देखिए अच्छा बना हुआ है, ठीक। चलिए भाई, आप लोग भी कल मिलिए 7:30 बजे, ठीक है।